अगला चैप्टर है दोस्तों मच्छरों की दावत। मच्छरों के बारे में है दोस्तों। आइए देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं। मलेरिया का टेस्ट हुआ है तो पता चला है कि मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है दोस्तों। इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है, वह है मलेरिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण बिंदु। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों यह, और यह कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। इसको बिल्कुल आप निगलेक्ट मत करिएगा, इसको एकदम याद करके जाइएगा दोस्तों। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है दोस्तों। पहले के लोग जो थे उस छाल को उबाल कर फिर उसको छन्नी से छान कर और उस पानी को पीते थे तो मलेरिया सही होता था। लेकिन अब वह छाल डायरेक्ट आपको दवाई के रूप में मिलता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों अनीमिया क्या है। आइए देखते हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि यह परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसलिए हम इस कहानी को भी पढ़ेंगे ताकि आपको समझ हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं आरती, एक लड़की है दोस्तों आरती। ये कह रही है खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था, सिरिंज इंजेक्शन भरकर खून लिया था, जांच में तो अनीमिया निकला। रजत, वह क्या होता है आरती? डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी, गुड़ आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा। यह भी बताया कि इनमें आयरन यानी लोहा होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इसमें इस प्रकार से प्रश्न कई बार पूछ चुका है दोस्तों कि आरती है और वह डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर कहता है कि आपको गुड़ आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है। तो आरती को किस चीज़ की कमी है दोस्तों? तो आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन, या हम कह सकते हैं आयरन, या लोहा भी कह सकते हैं दोस्तों। आयरन को हम लोहा कहते हैं। ये तीनों पूछ सकता है और इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, नैन्सी, कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया? भाई खून में लोहा कैसे? जसकीरत, कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत हंसते हुए, तो फिर तुमने लोहा खाया? आरती, ओहो, यह कोई चाबी वाला लोहा थोड़े ही होता होगा, पता नहीं कैसे होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको बस इतना याद रखना है कि हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसको क्या खाना चाहिए? गुड़ आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। और यही बार बार पूछता है दोस्तों। इसको इस प्रकार से भी पूछता है दोस्तों, एक समूह बनाकर, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है? जिसमें इस तीन समूह दिया रहेगा दोस्तों, गुड़ आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। इसी को ट्रिक करिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यह कुछ क्लिनिक रिपोर्ट है आरती की, यहाँ दिया है दोस्तों। बस इसको ध्यान देना है कि हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज क्या होता है दोस्तों? तो 12 से 16 होता है। 12 से 16 के बीच में होना चाहिए। अगर 12 से कम होता है दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ 8 है, तो इसका मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी है। और यहाँ देख सकते हैं जब वह
सब्जी गुड़ और पत्तेदार की सब्जियां खा लेती है, उसके बाद टेस्ट कराती है, तो देख सकते हैं कि 10.5 हो गया, जो 12 और 16 के बीच में आता है दोस्तों। इसका मतलब कि उसका हीमोग्लोबिन बढ़ गया और वह नॉर्मल रेंज में आ गई दोस्तों, खतरे से बाहर हो गई। ठीक है, इसी को याद रखना है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या होती है, यह भी प्रश्न बनाया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। मच्छर के बच्चे मच्छर के बच्चे के बारे में चर्चा है दोस्तों। जसकीरत मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर ही लगा है। सभी झटपट पोस्टर देखने पहुंच गए और इस पोस्टर के बारे में भी प्रश्न बनाया जा चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं पोस्टर पे क्या लिखा है। उन्हीं चीज़ों को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में शामिल किया जाता है। इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं और किस तरह से दावत दे रहे हैं दोस्तों, और मच्छर की काटने से क्या क्या होता है, ये भी देख सकते हैं दोस्तों। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये कई बार पूछा है कि मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। और इसके लिए पोस्टर बनाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है और उस पोस्टर पर कुछ बातें लिखी जाती है। तो आइए देखते हैं उस पोस्टर पे क्या है। आसपास पानी इकट्ठा जमा न होने दे, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक को पूरे आप लिख लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, मच्छर के लार्वे की बात कर रहा है और ये मच्छर के लार्वे हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे एक कहानी है, जिन्होंने मच्छर के पेट में ताका झाकी किया है, उस डॉक्टर की कहानी है। ठीक है दोस्तों, आइए एक नज़र इसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें ज़्यादा टॉपिक दिए हुए हैं तो देखना जरूरी है। देखते हैं दोस्तों, रजत है। रजत कह रहा है, देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है। वे क्या होते हैं। नैन्सी, मच्छर के छोटे बच्चे, ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। दोस्तों, जो मच्छर के बच्चे होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। जो मच्छर के बच्चे होते हैं यह दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं दोस्तों, और उन्हीं को हम लार्वा कहते हैं। आरती, तुमने कहाँ देखा। नैन्सी, हमारे घर के पीछे रखे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा है, उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकले हैं, इन्हें लार्वा कहते हैं दोस्तों। मच्छर जो पानी में अंडे देते हैं और उनसे जो बच्चा निकलता है उसी को लार्वा कहते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों, रजत, फिर तुमने क्या किया। नैन्सी, पापा ने फौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखाकर उल्टा रख दिया। जसकीरत, मुझे साजिया आंटी ने बताया कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी। मक्खियों से पेट की बीमारी होती है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं हैजा। ठीक है दोस्तों, जैसे मक्खियाँ होती है वह हमेशा उड़ती रहती है और गंदगियों पे बैठती है, और उस चीज़ को हम खा लेते हैं और वो हमारे अंदर जाता है तो हमारे पेट को नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। ठीक है, रजत, मक्खी तो काटती नहीं, वह कैसे बीमारी फैलाती होगी, बताओ। क्या तुमने ऐसा पोस्टर कहीं लगा हुआ देखा होगा। यह पोस्टर कौन लगाता होगा, अखबार में इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा। इनमें से किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है। क्या लगता है कि इसमें टंकी, कूलर तथा गड्ढों के चित्र क्यों दिखाए गए हैं। सोचो और
पता करो। सोचो पानी में मछलियाँ डालने के लिए क्यों कहा होगा? ये मछलियाँ क्या-क्या खाती होंगी? पानी में तेल का छिड़काव करने के लिए क्यों कहा जाता है? महत्वपूर्ण बिंदु आ गया दोस्तों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको कई बार पूछा जा चुका है और ऑनलाइन में हमने देखा कि इस प्रश्न को लगभग कई सेटों में पूछा गया है। कम से कम 10-12 सेटों में इसको पूछा गया है दोस्तों। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आप इसको परीक्षा में जाने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ें। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। मच्छर के पेट की कहानी वैज्ञानिक की जुबानी। यह वैज्ञानिक है दोस्तों, रोनाल्ड रोस। ठीक है। यह मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। इनके जो पिता थे दोस्तों, रोनाल्ड रोस के, वह भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में मैं यही सब किया करता था। ठीक है दोस्तों, ये अपने बारे में थोड़ी-सी जानकारी दी है। यह एक डॉक्टर थे। आगे देख लेते हैं। उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदले वाले इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैस होती होगी, जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे-छोटे बारीक जीवाणु देखे थे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह जीवाणु खून में कैसे पहुँचे। दोस्तों, जो डॉक्टर थे वह माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे-छोटे बारूक जीवाणु देखे थे, लेकिन उनके समझ में यह नहीं आ रहा था कि यह जीवाणु खून में कैसे पहुँचे दोस्तों। तो आगे देखते हैं। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाज लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन-रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। हम एक-एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन पर मच्छर को दावत देते। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि मच्छरों को पकड़ते और किसी आदमी को मच्छरदानी में सुला के उसमें मच्छर को भी छोड़ देते, ताकि मच्छर बाहर न जाए, उस आदमी को मच्छर काटे। ठीक है दोस्तों, उसी को कह रहे हैं कि दावत देते थे। एक मच्छर को अपना खून चूसने के लिए मरीज को एक आना मिलता था। एक मरीज को एक आना देते थे दोस्तों, मच्छर से उनका खून चुसवाने के लिए। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काट कर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झाँक। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते-देखते शाम तक आंखें जैसे दुधुला सी जाती थी, गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं चल सकते थे, क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। उनमें से एक मछली के पेट में देखते-देखते कुछ काला-काला सा दिखा और गौर करने पर पता चला कि वे छोटे-छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबल पुरस्कार।
दोस्तों नोबेल पुरस्कार बहुत ही बड़ा पुरस्कार होता है और यह 1902 में रोनाल्ड को मिला। इसको आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, दिसंबर 1902, दिसंबर 1902 दोस्तों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है दोस्तों? नोबल। यह कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि रोनाल्ड रोस को किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला है दोस्तों, तो वह होगा चिकित्सा। ठीक है दोस्तों। 1905 में मरते हुए भी वह कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। देखिए दोस्तों, जब हम सीटेट पढ़ा रहे थे तो यह प्रश्न हम बना चुके थे कि मरते हुए रोनाल्ड रोस ने क्या कह कर गए, तो उसका आंसर होगा दोस्तों, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। यह प्रश्न बनने की संभावना है। और कब मरे? 1905, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। 1902, 3 वर्ष पहले उनको नोबेल पुरस्कार मिला और उसके बाद 1905 में उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। और मरते हुए वो कह गए कि कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यह चैप्टर खत्म होता है। अब देखते हैं अगले चैप्टर को। अगला चैप्टर है दोस्तों, डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ठीक है दोस्तों, इसमें देख लेते हैं क्या है। ये आप देख सकते हैं कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तर काशी। यह उत्तर काशी में है दोस्तों। और यह सी टेट 2022 ऑनलाइन में पूछ चुका है दोस्तों। यह पहली बार ऑनलाइन में यह प्रश्न पूछा है। ऑफलाइन में यह प्रश्न हमें कहीं देखने को नहीं मिला, लेकिन ऑनलाइन में मिला है दोस्तों। हर जगह यह पूछा है कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है, यह कहाँ पर है, तो उसका उत्तर होगा उत्तरकाशी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यह एक पर्वतारोही की कहानी है दोस्तों। इसमें एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर जो थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। इसको थोड़ा सा याद करिएगा दोस्तों, कभी पूछा नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं। ये उसकी कहानी है दोस्तों। इस कहानी में कुछ महत्वपूर्ण है, उसको हम बताएंगे दोस्तों। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। आ गया, आप देख सकते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी, एक लीडर की जो जिम्मेदारी होती है दोस्तों, उसके बारे में है। आप देख सकते हैं, ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी, वो जो ऊपर कहानी है दोस्तों, उस कहानी में इसकी बात है। उस कहानी को पढ़ने से कुछ हमें लाभ नहीं होगा, हमें महत्वपूर्ण बिंदु को देखना है दोस्तों। तो लीडर की एक जिम्मेदारी क्या होती है, उसको आप समझ लीजिए। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना। उस कहानी में जो लीडर था दोस्तों, वह लीडर यह सब क्रियाएं कर चुका है। उसी को बता रहा है कि एक लीडर का कर्तव्य क्या होता है। ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात तो यह कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सजा है या मजा। ठीक है दोस्तों, आपको ये जो जितने पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। आगे देख सकते हैं ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियों में मैं अकेले ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी दोस्तों। जो पर्वतारोही थी वह केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलना नहीं आती, मुझे आज भी दुख है।
मिजोरम की खोनदोनबी से एक बार भी बात नहीं कर पाई। उसे केवल मिजो भाषा ही आती थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। और आगे है दोस्तों, कैंप का आखिरी दिन। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको हम देख लेते हैं। कैंप फायर, आग जलाने की तैयारी चल रही थी। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, चुटकुले, हंसी मजाक में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ हो गई, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरा नाम की घोषणा की तो मैं अवाक उन्हें देखती रह गई। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर था और मेरी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। जो पर्वतारोही थी दोस्तों, उसको बेस्ट परफॉर्म का अवार्ड मिला। आइए देख लेते हैं आगे। आगे एक पॉइंट है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। पर्वतारोहण की तरह और कौन कौन से काम है जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है दोस्तों? पर्वत पर चढ़ाई करते हैं उनको हम एडवेंचर कहते हैं दोस्तों। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आ गया दोस्तों, खेल खेल में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं दोस्तों कि पूछा जा चुका है, क्योंकि यह परीक्षाओं में पूछ चुका है, इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। पहाड़ी इलाकों में रहने वाली दोस्तों केवल 12 वर्ष की लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वह अपनी सहेलियों के साथ वह खेली खेल में लगभग 400 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। खेल खेल में, खेलते खेलते वह दोस्तों 400 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहां था केवल धुंध। वहां था केवल वहां था केवल गुप्त अंधेरा, ठंड और डर। पास में कुछ नहीं और बीतती थी पूरी रात। पास में कुछ नहीं और बितानी थी पूरी रात। हाँ, यह है गढ़वाल के नागुरी में। हाँ, यह है गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना। यह बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना है दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा चुका है क्वेश्चन कई बार बछेंद्री पाल के विषय में। और यह जब बचपन में यह जब 400 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ी तो उस समय उसकी उम्र थी 12 वर्ष दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बन सकता है कि बछेंद्री पाल को गाइड करने वाले कौन थे? तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह दोस्तों, ठीक है। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। 1984 में बछेंद्री पाल का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। उसको कब चुना गया दोस्तों माउंट एवरेस्ट के लिए? 1984 में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। एक धमाका। ठीक है दोस्तों, 18 लोगों की उस टीम में रात 7 महिलाएं थी। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी।
सब लोग तंबू गाड़ कर सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धड़ 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 की आवाज के साथ हुआ एक जोरदार धमाका। इससे पहले कि वे उठ पाते, टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज उनसे जोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ की चादर में ही लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आई। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोदकर उन पर से बर्फ हटाई, उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था। यह एक भयंकर बर्फ का तूफान था। टीम के और लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री पाल जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07, ये देखिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को दिन 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाली नाम से जाना जाता है सागरमाथा, पर कदम रखा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि वह कब माउंट एवरेस्ट के चोटी पर पहुंची। तो वह दिन था दोस्तों 23 मई 1984, और टाइम भी दिया दोस्तों 1:07 पर, जिसको नेपाल के लोग सागरमाथा के नाम से जानते हैं। दोस्तों सागरमाथा के नाम से कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो वह है दोस्तों सागरमाथा। उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था। चोटी पर दो लोगों के खड़े होने की जगह ही नहीं थी। पैर फिसलते ही हजारों फुट नीचे गिरकर रुकते। उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरफ गाड़ा और रस्से से अपने आप को उस हुक से बांधा। तब वे लोग वहां खड़े हो पाए। वे ठंड से कांप रही थी, पर खुशी से झूम भी रही थी। उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा कि वह 43 मिनट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूछ सकता है दोस्तों कि वह कौन सी महिला है जिसने पहली बार भारत की तरफ से संसार की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखा, तो वह होगी दोस्तों बछेंद्री पाल। और क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारत की पहली और विश्व की 5वीं ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा है दोस्तों, तो यहाँ भी आंसर बनता है बछेंद्री पाल। इसके साथ ही यह भी चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। अगले चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर है दोस्तों बोलती इमारतें। यहाँ से गोलकोंडा के विषय में प्रश्न बनता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। यह गोलकोंडा किले की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है, जो इतिहास से संबंधित है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यह है दोस्तों कि 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। ठीक है दोस्तों, इसको याद करना है कि गोलकोंडा जो किला है वह 1518 से 1687 तक कुतुबशाही के सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। और पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था दोस्तों। उस समय वह दूसरे राजाओं का राज था। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान देना है। आगे टॉपिक है दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा में बार बार पूछा भी गया है। ठीक है, आइए देखें।
हम बातें कर ही रहे थे कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज दी। तोप की देखने की उत्सुकता में हम सब भी तेजी से वहां पहुंचे। सैलजा, यह तोप तो कुतुबशाही सुल्तान की होगी। दीदी, तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, कि गोलकुंडा किले में जो तोप है उसका इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। आगे दोस्तों, जानते हो औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूक और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी उसमें जोड़ लीजिएगा। पर वह किले में घुस ही नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीने तक बाहर रही दोस्तों। इस पूरे टॉपिक को दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। औरंगजेब की जो सेना आई थी वह 8 महीने बाहर ही रही थी दोस्तों। उसका भी कारण है, क्यों, अभी बता रहे हैं। सलजा, दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी? दीदी, बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था, अपना राज फैला सके, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सके और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सके। इसके लिए कभी तो दोस्ती और चापलूसी से काम चलते थे, कभी परिवार में शादी कराकर या फिर हमला करके। ठीक है दोस्तों, उस समय राजाओं का यही काम था दोस्तों, कि अपने राज्य का विस्तार करना है। इसीलिए वह राजाओं से युद्ध करते थे, और जहाँ युद्ध नहीं कर पाते थे वहाँ परिवार में शादी कराकर कल्याणी। इतनी तोपों और बंदूकें के साथ भी बादशाह की सेना क्यों नहीं घुस पाई? सैलजा, इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी, और नक्शे में तो दीवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखाई है। तो सेना अंदर कैसे आती दोस्तों? यह बहुत महत्वपूर्ण है। वह 8 महीने बाहर रही, वह क्यों रही दोस्तों? क्योंकि उस गोलकुंडे किले के चारों तरफ पूरा गड्ढा खना हुआ था दोस्तों। एक गहरी खाई बनाई गई थी कि कोई भी उस महल में न घुस पाए। अगर वो घुसने की कोशिश करता है तो खाई में गिर जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, श्रीधर, अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो भी यहाँ बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नजर आता। मुश्किल तो हुआ होगा हमला करना। ठीक है दोस्तों, ये जो बुर्ज की बात कर रहे हैं, तो गोलकुंडा किले में 87 बुर्ज थे, और इस बुर्ज में सिपाही बैठे रहते थे। यह बुर्ज सबसे ऊपर हुआ करता था दोस्तों। किले के चारों तरफ बना था और चारों तरफ सिपाही थे, तो कोई भी सैनिक या दुश्मन इनके महल की तरफ आते तो ये दूर से ही देख लेते थे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, यहाँ हम आ गए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछता है, वह यही टॉपिक है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। आप देख सकते हैं, श्रीधर ने किले में जो तोप देखी वह कांसे की बनी थी। वह तोप जो देखी दोस्तों, जो औरंगजेब ने प्रयोग किया था, वह किस चीज की बनी थी दोस्तों? कांसे की। और कांसे किस चीज से बनते हैं उसको देखेंगे आगे दोस्तों। वही बार बार पूछता है प्रश्न में। तुमने कभी कांसे की कोई चीज देखी है क्या? कांसे की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांसे की चीजें कौन बनाते थे? आदिवासी। आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों से तांबा और टीन कैसे निकालते और पिघलाते होंगे, फिर कैसे उनसे सुंदर सुंदर चीजें बनाते होंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं, जो कांसा बना है दोस्तों, आपको बताए थे कि वो भी किसी चीज से बना है। तो तांबा और टीन है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ये बार बार प्रश्न में पूछा गया है कि कांसा
किन दो धातुओं से मिलकर बनी है, तो वो होगा तांबा और टीन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों थोड़ा सा म्यूजियम। गोलकोंडा देखकर वापसी में बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम संग्रहालय में भी गए। बस इतना याद रखना है दोस्तों कि हैदराबाद में भी म्यूजियम है। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद में भी एक म्यूजियम है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब चलते हैं अगले चैप्टर को देखते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला चैप्टर है दोस्तों सुनीता अंतरिक्ष में। या सुनीता के बारे में दिया हुआ है दोस्तों, जो अंतरिक्ष में गई थी। तो आइए देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में चित्र बनाओ। इसमें तुम कहाँ हो यह भी दिखाओ। अपने साथियों के बनाए गए चित्रों को भी देखो। कैसी है हमारी पृथ्वी? उजैरा और जामिर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे हैं। तुम भी पढ़ो वे क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उजैरा, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं। मैंने सुना है कि वे 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रही है। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात है। सुनीता विलियम्स जो है वो 6 महीना से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रह चुकी है। आगे है दोस्तों सामिर। यह रहा अमेरिका, यह अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है? दोस्तों आप देख सकते हैं, यह ग्लोब पर बात कर रहे हैं कि कहाँ अमेरिका है और कहाँ अफ्रीका। तो उजाला करे, अरे भाई ये सारा आसमान, ये तारे, चांद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में ही है। सामिर, हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेस शिप से गई थी। स्पेस शिप का मतलब होता है दोस्तों, स्पेस माने होता है अंतरिक्ष, और शिप माने होता है जहाज। मतलब कि जो जहाज अंतरिक्ष में जाती है, उसके द्वारा गई थी। टीवी पर बताया था कि वहां से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। उजैरा, हाँ वहां से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है। सामिर, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहाँ हैं? उजैरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब के ऊपर टिका दिया। यहाँ ए रहे हम, यहाँ है इंडिया। सामिर, पर ऐसे तो हम गिर जाएंगे। जरूर, हम ग्लोब के अंदर होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम बता रहे हैं दोस्तों, उजैरा और सामिर जो बात कर रहे हैं, तो जो भारत को दिखाया है इस नीचे दिखाया है दोस्तों, तो इसीलिए कह रहा है कि पृथ्वी में नीचे हम लोग हैं, तो इसका मतलब कि हम गिर जाएंगे। तो इससे वो अंदाज लगा रही है कि इसका मतलब कि हम इस पृथ्वी के अंदर हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से वो लोग बात कर रहे हैं। उजैरा, अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है, और तारे, सूरज और चांद कहाँ होंगे? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे। सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। सामिर, ग्लोब के नीचे की ओर दिखाते हुए कहा, तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता क्या? आप देख सकते हैं दोस्तों इस चित्र में, यहाँ भारत की बात कर रहा है, तो इसके ठीक उल्टा यहाँ नीचे दिखा रही है कि यहाँ कोई नहीं रहता है क्या? उजैरा, यहाँ भी लोग रहते तो हैं। यहाँ ब्राजील और अर्जेंटीना है। यही इसमें महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये प्रश्न पूछ चुका है कि भारत के विपरीत कौन से देश है, तो वह है ब्राजील और अर्जेंटीना। इस तरह से पूछता है दोस्तों कि ग्लोब पर भारत के विपरीत कौन सा देश है, तो ब्राजील और अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, सामिर, तो यहाँ लोग उल्टे खड़े होंगे, ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? उजैरा, हाँ अजीब सा लगता है, और यह नीला नीला समुद्र है ना, फिर यह पानी भी क्यों नहीं गिर जाता? हम धरती पर कैसे टिके होंगे? अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं? सुनीता से बातचीत।
यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। इसमें हम देखते हैं, जब सुनीता विलियम्स भारत आई तो उजैरा और सामिर जैसे हजारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती है कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती है। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आई। आपको पता है दोस्तों कि जब कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी तो वह वापस लौट के नहीं आ पाई थी। उसको पूरा करने के लिए सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में गई तो 6 महीने बाद वह धरती पर वापस आई और बच्चों से मिली, तो बच्चों ने यही कहा कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए यह यहाँ आई है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ उस अंतरिक्ष यान का चित्र है जिससे सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी। यह उड़ान भरी थी, यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। 9/12/2006 को। यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों लकीरें कहाँ है, आइए देखते हैं। स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती है, पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है, इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखती है। ठीक है दोस्तों, सुनीता पृथ्वी के बारे में कुछ चर्चा की है, उसको आप यहाँ देख सकते हैं। इतना तो आप जानते ही हैं जो वह बताई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये चित्र स्पेसशिप से लिया गया है और पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। दोस्तों, उजैरा और सामिर कुछ चीज़ों पे चर्चा की है, उसको हम बता दे रहे हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर बस काल्पनिक रेखा है, वास्तविक कोई रेखा नहीं है। उसी के बारे में यहाँ ये सब बात कर रहे हैं, तो आप इतना जान जाइए कि वास्तविक रेखाएं नहीं होती है। जो भी पृथ्वी पर रेखाएं हैं वो सब काल्पनिक रेखा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक थोड़ा सा टॉपिक भी है दोस्तों, इससे हम आपको कुछ बता सकते हैं। ये भारत के नक्शे पर ये दोनों चर्चे कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि लिखा है कि तुम्हारे राज्य से लगे हुए कौन से राज्य हैं दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है राज्य सटे हुए, ठीक है, लेकिन हर कोई अपने राज्य से सटे हुए राज्य का याद कर ले। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण है दोस्तों। सुनीता कहती है कि इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और जमीन कहाँ है दोस्तों। इस स्पेसशिप से देखने पर बस यही पता चल जाता है कि पृथ्वी पर जमीन किधर है और किधर पानी है, बाकी और गांव देश ये सब नहीं पता चलता दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये आ गया दोस्तों इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इसको जरूर नोट करिएगा। आप देख सकते हैं, सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा था। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है दोस्तों, छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती है कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी, उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। सुनीता विलियम्स को दोस्तों तैराकी पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रही। सुनीता बनना तो गोताखोर ड्राइवर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती है। फिर क्या था, सुनीता ने डट कर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला है। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला सुनीता विलियम्स है।
सुनीता कहती है कि जो चाहो वो हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करे उसे पूरे मन से करें तो कोई नए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चों को समझा पाएं कि विज्ञान और गणित कैसे जिंदगी से जुड़े हैं। और इस तरह से यह चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। आप वीडियो को एक बार पूरा देख के ही परीक्षा हाल में जाइएगा दोस्तों। ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 को लेकर। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।